ओके जी, सेक्शन 1। जैसे मैंने आपको बताया 4 सेक्शंस हैं। और पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन। गोज विदाउट सेइंग, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें, क्राइम की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्राइम क्या होता है, सिन क्या होता है, हिस्ट्री में किस तरह से क्राइम चल रहा है और इवॉल्व कैसे कर रही है, क्राइम की डेफिनेशन, सोसाइटी में क्राइम के बारे में परसेप्शन कैसा है, क्राइम, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल, ये 3 चीजें। दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट्स दैट आर गोइंग टू बी विद अस फॉर एंटायर सब्जेक्ट सिलेबस। तो ये 3 चीजें क्या हैं, इनको कैसे अप्रोच करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम, डेफिनेशन क्या होती है क्राइम की, उसका मीनिंग क्या है, कौन सी चीजें क्राइम हैं, कौन सी चीजें क्राइम नहीं हैं, कौन सी चीजें बाज़ औक़ात सोशली एक्सेप्टेबल हैं बट अनएक्सेप्टेबल हैं, बट स्टिल दे आर नॉट क्राइम। क्रिमिनल लॉ क्या है, लॉ क्या कहता है, भाई अगर क्राइम बुरी चीज है तो उसके बारे में कोई लॉ है? जी जी है। तो वो लॉ क्या कहता है उसको हमें देखना है। सोशल डायनामिक्स क्या है, तो इसको हमें अभी देखना है कि सोशल डायनामिक्स कैसी, क्राइम की सोशल डायनामिक्स क्या है। एक चीज हमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जिसको हम जितना जल्दी समझ जाएं, क्राइम, क्रिमिनलिटी के बारे में बहुत सारी थेरीज, बहुत सारे उसकी ओरिजिन के बारे में बात, उसकी रीजनिंग, उसकी रैशनैलिटी। लेकिन जो चीज हमें हमेशा मद्देनजर रखनी है, एंड आई एम गोइंग टू एम्फसाइज इट अपॉन इट अगैन एंड अगैन, एंड दैट इज सोशल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी बेसिकली क्राइम को उसके सोशल एंगल से देखती, कि क्राइम सोसाइटी में क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो उसके रीजंस सोसाइटी में क्या है, ठीक है जी। इसी तरह से उसके डायनामिक्स सोसाइटी में क्या है। और क्योंकि क्राइम को एज सोशल फिनोमिनन वो देख रही है क्रिमिनोलॉजी, तो फिर वो कहती है कि क्राइम कंट्रोल भी सोशली ही देखना पड़ेगा। उसके लिए किसी डेटी को, किसी डॉगमा को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। सोसाइटी इटसेल्फ इज गोइंग टू कंट्रोल क्राइम, एंड अनटिल एंड अनलेस सोसाइटी ये डिसाइड करे कि मैंने क्राइम को कंट्रोल करना है, अपने कुछ एस्पेक्ट्स और डायनामिक्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन ला के करना है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। जंतर मंतर लोगों को फांसियां चढ़ाकर और लोगों की विच हंटिंग करके क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। और ना ही कोई भी क्राइम, तो ना ही करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम, जो कि पाकिस्तान का एक के अहम तरीन मसाइल में से एक मसला भी है, उसको भी हम देख सकते हैं। डेवियंस क्या होती है, सिन क्या होता है, वाइस क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है, और क्यों हमें सिन को और क्राइम को, डेवियंस को अलग अलग तरीके से देखना है। इस सेक्शन का थर्ड सबसेक्शन है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्राइम को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं जी, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? अरे क्राइम तो क्राइम होता है जी, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट की जब डेप्थ में जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि जी ये तो कुछ क्लियर कट पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज इस कैटेगरी ए में हैं, कुछ बी में हैं, कुछ सी में। तो इसी तरह क्राइम को भी जब हम थोड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको, उसकी हिस्ट्री को, उसके एस्पेक्ट्स को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जान रहे होते हैं, तब हमें अंदाजा होता है कि क्राइम की भी क्लासिफिकेशन है जनाब। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, विक्टिमलेस क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम है, रैकेटियरिंग क्या होती है, गैंग्स क्या होते हैं, सिंडिकेट्स क्या हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसके अलावा साइबर क्राइम क्या है, ये तमाम चीज़ें फिर हमें पता चलती हैं। फिर प्रोफेशनल, हैबिचुअल, वाइट कॉलर, ऑर्गेनाइज्ड, कॉरपोरेट, ये सारी टाइप्स हैं, और इस तरह की और भी बहुत सी टाइप्स हम देखेंगे। Most important one segment of the entire course is this course, and that is called theoretical perspectives. I can not overstate the importance of it. Every question, almost every question that you are going to attempt, or any portion of your syllabus that you are going to study, these or one of these aspect or perspective will be there, और यू वुड बी रिक्वायर्ड कि आपको एड्रेस करें। हिस्टोरिकली क्राइम को कैसे देखा जाता था, हिस्ट्री में कैसे था, जब इंसान की रैशनैलिटी के बारे में इतनी ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, तब क्राइम को कैसे देखा जाता था।
क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कैसे क्राइम को देखता था, क्रिमिनल्स को कैसे व्यू करता था, क्राइम कंट्रोल के बारे में उसके क्या ओपिनियन थे, इसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, दीन हमारा कैसे क्राइम के बारे में बात करता है, उसको कैसे बयान करता है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या क्रिमिनल्स के अंदर कुछ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल ट्रेड्स भी होते हैं, क्या क्रिमिनल्स जो हैं वो कुछ खास जेनेटिक मेकअप की वजह से इस तरह के होते हैं, उनके कुछ हार्मोनल चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशंस होती हैं जो वो ऐसे होते हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स क्या डिफरेंट होते हैं, या मे बी वो बॉडी ऑर्गन्स की वजह से क्रिमिनल ना बनते हो, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल्स होते हैं तो उनके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, क्या उनकी आंखें कुछ डिस्टिंक्ट होती हैं, या उनकी पाम्स जो हैं उनका साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या उनकी नोज बड़ी पॉइंटेड होती है, और क्या इस तमाम चीज के अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई भी है या सिर्फ ऐसी किस्से कहानी है। सो वी आर गोइंग टू सी दैट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, the most important among the important section, and that is positivism. Positivism क्या होता है, we all know positivism वो चीज होती है कि जो साइंसी तहकीक के मैार पे पूरा उतर सके, जो एविडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, जो ये बात साबित कर सके या इस बात को कंफर्म कर सके कि अगर मैं कॉज को एड्रेस कर रहा हूं तो उसका अफेक्ट मैं प्रूव भी कर सकूं कि ये अफेक्ट इस कॉज की वजह से है। पॉजिटिविज्म असल में साइंटिफिक एविडेंस को रिक्वायर्ड। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आमतौर पे सोशल पर्सपेक्टिव हैं जिनके अंदर सोशल थेरीज आ जाती हैं, डीवी जिसके अंदर डिफरेंशियल एसोसिएशन की थेरी आ सकती है, सोशल कंट्रोल की थेरी आ सकती है, और भी कुछ थेरीज हैं इंशाल्लाह हम जिनको पढ़ेंगे और आप लोग उससे बहुत फायदा उठाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग part of this course too, so we are definitely going to enjoy it. Moving forward, section number 2, very important again, is juvenile delinquency. अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसको इतनी अहमियत शायद ना दी जा रही हो, लेकिन स्टिल ये एक बहुत अहम पोर्शन है, सेगमेंट है, और फॉर अपकमिंग जनरेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, बी दे police service people or even administrative service people or people in information group or people in auditing accounts, juvenile delinquency एक बहुत अहम टॉपिक है। मे बी the correct or the required importance level has not been assigned to it in our society or in our administrative system. However, the reason of it being so much important for the subject and its preparation and examination is that this concept should be internalized into the minds of the future officers and bureaucrats, कि कितना अहम है और हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में निग्लेक्टफुल होते हुए। कॉन्सेप्ट ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी क्या है, डिलिंक्वेंट और स्टेटस फेंडर में क्या फ़र्क है, और जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इतना अहम क्यों है, और जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो मुआशरे को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसमें रीजनिंग की क्या अहमियत है, और रियलिटी क्या है। क्या बहुत सारी चीज़ें तो हम कह देते हैं भाई ये तो बच्चा ही बचपन में शरारती था और अब ये बड़ा हो गया तो इसने तो बनना ही बनना है क्रिमिनल। तो लेबलिंग थ्योरी ही हमें बताएगी कि भाई ये क्या मसला है और कितना अहम है कि आप लेबल ना करें, कितना अहम है कि फ्रेजाइल माइंड्स को हम प्रोटेक्ट करें, उनको सजा देने की तरफ ना चले जाए। सही है। और कितना सूदमंद है एक सोसाइटी के लिए कि वो क्राइम कंट्रोल पे बात करे और जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को एज अ प्रेसिंग इशू एड्रेस करें। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, आगे चलते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है कि ओके जी मान लिया जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एक बहुत अहम चीज है, क्या करें भाई, अब आगे बताएं हमने तुम्हारे। तो भाई उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का लॉ क्या है, वो लॉ बेचारा इतना
उसको रगड़ा क्यों पड़ता रहा है, अभी तक हमारी कोर्ट्स में उसके बारे में फाइनलिटी से कोई फैसला क्यों नहीं हो रहा है, वो सिस्टम अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहा है तो लेटर एंड स्पिरिट में भी हो रहा है, या अगर नहीं हो रहा है तो किस परसेंटेज तक वो हो रहा है, कितना अभी तक हमें कोई फायदा भी हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूशंस उस बारे में कैसे हैं, कोर्ट्स कैसे फंक्शन कर रही हैं, कोर्ट्स ने कुछ काम भी किया है इस सिलसिले में, या सिर्फ जैसे पाकिस्तान में हर कानून बन जाता है और उसके बाद बस हम सो जाते हैं। पुलिस का कोई रोल है जनाब, और पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है, और बाहर क्या प्रैक्टिसेस हैं, इवन बाहर की चीजें हम अगर इधर लाएं तो क्या है, क्या सिर्फ मसला बजट का है, या मसला अप्रोच और इंटेंट का है, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस पे कितना काम हो रहा है, अगर बच्चों को हमने बड़े बड़े मुजरिमों के साथ ही ठहरा दिया है, तो मेरा ख्याल है कि उस बच्चे के जुर्म से ज्यादा बड़ा जुर्म तो हम कर रहे हैं उसके मुस्तकबिल के साथ, उसकी नफ्सियात के साथ। उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरऑल, डिलिंक्वेंट्स या जुवेनाइल्स के अलावा भी तो लोग, असल में तो ज्यादा लोग वो करते हैं क्राइम जो कि ग्रोन अप्स हैं, जो अडल्ट्स हैं, उनके लिए क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एक क्रिमिनल को इंसाफ तक पहुंचाने के क्या स्टेप्स हैं, 1 2 3, उन स्टेप्स की क्या सीक्वेंस है, और हमारा सिस्टम इतना स्लो क्यों है, इतना वीक क्यों है, उसके अंदर इतने लूप होल्स क्यों हैं, पुलिस का क्या रोल है और वो कितना रोल अदा कर रही है, पुलिस के क्या इख्तियारात हैं, पुलिस को क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, वो कहाँ कहाँ से आया है, वो किन चीजों को एड्रेस करता है, क्या उसके अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, और अगर हैं तो कितने हैं, कहाँ हैं, और उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, क्या अब हम अपना पूरा कोड ही बनाएं या उसको थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, क्या सिर्फ सख्त तरीन सजा देकर ही मामलात को हल किया जा सकता है, इतने सारे लोग कोर्ट में जाते हैं और छुट जाते हैं, हालांकि इट इज वेरी एविडेंट दैट दे आर द वंस हु हैव कमिटेड द क्राइम। अभी कंदील बलोच के भाई को छोड़ दिया गया है ओइंग टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस। क्या हमें नहीं पता कि उसने कत्ल किया है, हम सबको पता है, क्या उसने बयान नहीं दिया कि मैंने गैरत के नाम पे अपनी बहन को कत्ल किया, तो इस तरह के इश्यूज को भी हम कोशिश करेंगे एड्रेस करें कि ये जो कातिल हैं ये बाइज्जत बरी क्यों हो जाते हैं, व्हाई आर दे रिलीज्ड एज इफ दे हैव नेवर डन एनीथिंग बैड, सब नजर आ रहा है उसके बावजूद। शाहरुख जतोई का एक केस हुआ तो उसमें क्या हुआ, लॉ क्या कहता है, वो छूट गया, फिर उसको माफ कर दिया, लेकिन वो अभी भी है, अब वो अस्पताल में है, कभी होटल में है, कभी एसी रूम में है, क्या हमारे सीआरपीसी के अंदर लूप होल्स इतने सारे हैं कि अब बड़े बड़े क्रिमिनल्स जिन्होंने दिन दिहाड़े क्राइम कमिट किया और बड़े फखर से किया है, वो ऐसे ही बैठे। ट्रायल, कन्विक्शन, पनिशमेंट, ट्रायल कैसे होता है, ट्रायल के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हमारे डिफेंस अटॉर्नी का क्या रोल होता है, हमारी प्रोसिक्यूशन का क्या रोल होता है, स्टेट क्यों प्रोसिक्यूटर बन जाती है क्रिमिनल केसेस के अंदर, और कन्विक्शन रेट इतना क्यों कम है जनाब, सबूत के लिए, सबूत का क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए क्या क्या अवामिल कार फरमा होते हैं, बहुत सारे लोग लैक ऑफ एविडेंस पे छुट जाते हैं, तो जनाब की निज़ाम क्या है, ये तो मजाक है, क्या सब कसूर पुलिस का है या निज़ाम की भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ फोरेंसिक्स कहाँ पर है, हमारे यहाँ पनिशमेंट्स होती हैं तो दो लोगों को एक ही कमीशन ऑफ क्राइम पे अलग अलग सजाएं मिल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या है, बाज़ औक़ात लोग मरने के बाद बाइज्जत बरी हो रहे हैं, इसके सिलसिले में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वी आर गोइंग टू touch upon all these areas. For few, we are going to do it very subtly and softly, not in greater details. Few areas we are going to explore in greater detail. Prison, prison में जब कोई आता है तो उसका क्या, उसके राइट्स हैं, उसके साथ किस तरह से सलूक किया जाना चाहिए, प्रोबेशन क्या होती है, प्रोबेशन हमारे यहाँ मौजूद भी है लॉ में, और प्रोबेशन को हम किस तरह से रिफॉर्मेटिव जस्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे प्रिजन्स भरे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को बीमारियों का शिकार है, उनको देखना है, हमारे सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या है, ये तमाम चीज़ों को पढ़ के फिर हम देखेंगे कि सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको देखें। ओके, प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट, उसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट है, ये जो जिस्मानी सजा होती है, मार नहीं, प्यार, और स्कूल के बच्चों
कुटाई ना लगाएं, माँ बाप को भी चाहिए जरा बच्चों को प्यार करें, थोड़े बहुत थप्पड़ थप्पड़ ना मारें। तो क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में कोई लॉ है? क्या लॉ माँ बाप को अलाउ कर रहा है? और कॉर्पोरल पनिशमेंट जायज है नहीं है, किन सूरतों में जायज है? ये लोग जो हम देखते हैं वीडियोस, पंजाब पुलिस चित्तर मार रही होती है, बाकी पुलिस अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करके वैसे ही कुछ सिमिलर काम कर रही, क्या वो लॉफुल है? ठीक है, इम्प्रिजनमेंट के ऑल्टरनेटिव्स क्या है? इसी तरह इम्प्रिजनमेंट के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? कैदी को क्या हुकूक हासिल है? क्या हमने अब मुजरिम से जान ही छुड़ानी है, या उसे एक बेहतर इंसान बनने की कुछ मौके फराहम करने? क्या बेहतर इंसान मौके बनने के मौके फराहम करना उसका राइट भी है? क्या सोसाइटी को इसका फायदा भी होगा? ये पेम्परिंग ऑफ क्रिमिनल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया कि हम अब सोसाइटी जरा आजकल जी सोसाइटी सॉफ्ट ऑन क्रिमिनल्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा हार्ड लाइन। रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स कैसे हो सकती है? हमें उनसे उन्हें एक बाइज्जत शहरी कैसे बनाना है? ऑल दीज थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड। क्रिमिनल सेक्शन 3 में आती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, वो सीआईडी टाइप एसीपी प्रद्युमन और दया पता लगाओ और अभिजीत देखो, डॉक्टर सानू के आप देखें। तो लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बस ऐसे ही है कि जैसे ड्रामे में दिखा रहे हैं, पता लगाओ, ये करो, छुप जाओ, ये क्या कोई इनके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं? क्या कुछ लॉज इनको गवर्न कर रहे हैं? इनकी गाइडलाइंस क्या है, डायरेक्शंस क्या है? क्या बाज़ औक़ात ये नहीं होता कि बहुत दफ़ा सारा कुछ सेट होता है लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा होता है, इस वजह से केस के अंदर गैप्स निकल आते हैं। देन कोर्ट्स आर वेरी एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड इन आवर पुलिस एंड आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उसका क्या किया जा सकता? इन्वेस्टिगेशन की कुछ टाइप्स भी होती हैं, अच्छा हमें नहीं पता था, चलें ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अब हम अंदाजा लगाएंगे कि जनाब इन्वेस्टिगेशन की भी टाइप्स होती हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंटरेस्टिंग पार्ट वंस अगेन। ठीक है जी, रिकॉनेसेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में हमारे इदारों को क्या रोल है? सिर्फ इंटेलिजेंस एक ही तरह से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटेलिजेंस की, उनको देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स क्या है? इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे किया जाए? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन बाय द वे, ये आप और हम काफ़ी डिटेल में कोशिश करेंगे इसको करें। इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं? इंटरव्यूइंग इंटेरोगेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? किसी को इंटरव्यू करते हैं तो कैसे करते हैं? इंटेरोगेशन और इंटरव्यू में क्या फ़र्क होता है? क्या चीज़ों का ख्याल रखना है जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं? और इंटेरोगेशन की सूरत हाल कब पैदा होगी? प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जनाब आपने सवाल किया, इंटेरोगेशन में आपको जवाब मिल गया, अब उस जवाब का क्या करें? उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे बनाएं? उससे हम सॉल्यूशन कैसे गार्नर करें? उससे हम अपने केस को कैसे रिजॉल्व करें? तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन चाहिए ना। क्या राज है कि पुलिस हमारी जो है अंडर रिसोर्स्ड होने के बावजूद, उतनी अंडर ट्रेंड होने के बावजूद, पुअरली ट्रेंड होने के बावजूद भी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को ढूंढ निकालती है। मोस्टली केसेस का उनको पता होता है। क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं? वो कौन सी टेक्निक्स ऑन द जॉब सीख रहे हैं अपनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस सीआईए क्या होता है? ये मॉडर्न कुछ टेक्निक आ गई है, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? ये दूसरी वाली सीआईए से कितनी मुख्तलिफ है जो कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में मतलब से? वी आर गोइंग टू सी इट इंशाल्लाह, एंड दैट इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स क्या फुल इम्प्यूनिटी के साथ कर सकते हैं? जिसका चाहा दया दरवाज़ा तोड़ दो, जिसको चाहा उसको कुट लगा दो, क्या इससे काम चल जाएगा जनाब? ये हमें देखना है। सर्च एंड सीजर क्या है? जिसको दिल किया उसको रोक दिया, उसकी तलाशी लेना शुरू हो गए, क्या इससे काम हो जाएगा? अरेस्ट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जिसकी जो चीज़ चाहे जब्त कर ली है, वो गाड़ी जब्त कर ली हमारे यहाँ, तो मतलब पुलिस को क्या इतना खुला खाता है? वी आर गोइंग टू सी इट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्च एंड सीजर्स, अरेस्ट प्रोसीजर्स इंटरेस्टिंग है, थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं मगर इंपॉर्टेंट भी हैं। इस सेक्शन से कैटेगोरिकली तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इट ऑल्सो मेक्स इट अ मोर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के नेक्स्ट पेपर में इसका सवाल आ जाए। ओके, इंटरनेशनल क्राइम मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है भाई? ये अहम अहम चीज़ें कौन कौन सी? इंटरपोल क्या करती
करती है, यूरोपोल क्या करती है, इंटरपोल जो बाकी इंटरनेशनल पुलिस है, कितना कोऑर्डिनेशन होता है, क्राइम कंट्रोल में भी कुछ कर रही है, ये भी सिलेक्टिव चल रही होती है। वो पाकिस्तान में भी हर थोड़े दिन बाद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम इंटरपोल इंटरपोल कर रहे होते हैं। इंटरपोल ने क्या पाकिस्तान का कोई फायदा भी किया है? क्या वो जो हम कराची के एक इलाके लियारी में एक गलत दहशत गर्दी कार्रवाई करने वाले शख्स को कहीं से पकड़ के लाए थे, उसमें इंटरपोल का कोई किरदार था? ये वारंट के मुख्तलिफ कलर्स भी होते हैं, उनका क्या लेना देना है, जरा हमें ये भी पता चलना चाहिए। यूरोपोल क्या है? अब हर चीज जो इंटरनेशनली हो रही है, क्या यूरोप उसमें पीछे रह सकता है? उन्होंने तो अपना एक स्टैंडर्ड बना। तो यूरोपोल इंटरपोल से किस कदर मुख्तलिफ है, और यूरोपोल का कोई फायदा या कोई सर्विस भी है? वी आर गोइंग टू सी इट। UNAFEI क्या है? मैं अभी इसको पूरा बताता भी नहीं हूँ, क्या देखते हैं क्या होता है। उसके बाद इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी एसोसिएशन क्या है, UNAFEI क्या है, UNODC ड्रग कंट्रोल की जो ऑफिस है वो क्या करता है, इनके ऑफिसेस कहाँ हैं? समटाइम्स इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरपोल, यूरोपोल और IPA आर मोर इम्पोर्टेंट, सो and also interesting. These are interesting topics. So for interesting topics, we're going to make a smiley to make us feel good. And since this smiley has gotten a bit bigger, so we are going to make smaller smileys for you. ये तो थोड़ा ज़्यादा ज़रा mischievous हो गया. So that's how it is going to